पिछले हफ्ते ना मेरे साथ एक बड़ी अजीब सी चीज हुई। अच्छा, क्या हुआ? एक बहुत जरूरी रिपोर्ट पर काम कर रहा था, ठीक है, डेडलाइन बिल्कुल सिर पर। और मैंने सोचा चलो 3 घंटे हैं, काफी हैं। कॉफी बनाई, बैठा, और 3 घंटे बाद मैंने क्या देखा कि मैंने लिखे तो सिर्फ 2 पैराग्राफ थे, पर मेरे ब्राउजर में कोई 50 से ज्यादा टैब खुले थे। अरे बाप रे। मैंने एक नया फोन कवर खोज लिया था, अगले वेकेशन की प्लानिंग कर ली थी, और एक वीडियो भी देख लिया था कि पेंगुइन सोते कैसे हैं। वो तो बहुत जरूरी जानकारी है ना? लेकिन रिपोर्ट वो वहीं की वहीं थी। मुझे लगा यार ये हो क्या रहा है, मेरा दिमाग मेरे काबू में क्यों नहीं है। और मुझे लगता है ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। हमारा विषय है ध्यान, यानी फोकस। और ये कोई ऐसी सुपर पावर नहीं है जो किसी को जन्म से मिलती है। ये एक कला है, एक हुनर है जिसे सीखना पड़ता है। हमारी ये पूरी पड़ताल ए सुमन की किताब मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस के सारांश पर आधारित है। और मिशन साफ है, ये समझना कि हमारा ध्यान काम कैसे करता है और इसे भटकाने वाली ताकतों से जीतकर इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये ध्यान, ये फोकस आखिर इतनी बड़ी चीज है क्यों। किताब कहती है कि ये सफलता की चाबी है। ये बात सुनने में थोड़ी किताबी लगती है ना? बिल्कुल, और इसीलिए इसे थोड़ा गहराई से देखना जरूरी है। किताब में एक तीरंदाज का बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ, मैंने भी पढ़ा वो। सोचिए, एक तीरंदाज के लिए निशाना लगाना सिर्फ हाथ की सफाई नहीं है। उसकी सांस, उसकी नजर, उसके शरीर की हर एक मांसपेशी, सब कुछ उस एक बिंदु पर केंद्रित होता है, उसका लक्ष्य। सही बात है। अगर उसका ध्यान एक पल के लिए भी भटका, मान लीजिए हवा की आवाज पर या किसी के खांसने पर, तो तीर निशाने से चूक जाएगा। यानी ध्यान सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, ये पूरी ऊर्जा को एक दिशा में लगाने जैसा है। और उससे भी बढ़कर, जब हमारा ध्यान पूरी तरह एक लक्ष्य पर होता है तो बाकी सब चीजें वो धुंधली हो जाती हैं। भविष्य की चिंता, अतीत का पछतावा, क्या मैं ये कर पाऊंगा वाला डर, वो सब गायब होने लगता है। हाँ बिल्कुल। तो फोकस सिर्फ बाहरी सफलता पाने का जरिया नहीं है, ये अंदरूनी शांति और स्पष्टता पाने का रास्ता भी है। किताब इसे आत्मा की गहराई को समझना कहती है। जब मन एक जगह टिक जाता है तो बाहरी दुनिया का शोर परेशान करना बंद कर देता है। और इसके लिए किताब में मेडिटेशन और माइंडफुलनेस जैसे तरीके बताए गए हैं। मुझे हमेशा लगता था कि ये सब बहुत आध्यात्मिक बातें हैं, पर अब समझ आ रहा है कि ये असल में हमारे दिमाग के लिए मेंटल जिम जाने जैसा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये अपने दिमाग को ट्रेनिंग देना ही है। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो ये है कि अपने ध्यान को नियंत्रित करना अपनी जिंदगी की चाबी अपने हाथों में लेने जैसा है। यह आसान नहीं है, इसमें वक्त लगता है, धैर्य चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा सफर है जो जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। ठीक है, तो ये तो साफ है कि फोकस करना क्यों जरूरी है। लेकिन यहीं पे कहानी का विलन आता है ना, डिस्ट्रैक्शन। हाँ। किताब इसे एक ऐसे दुश्मन की तरह बताती है जो चुपके से आता है और हमारी रचनात्मकता, हमारा अनुशासन, सब कुछ चुरा ले जाता है। और आज के जमाने में तो ये दुश्मन हर जगह है, हमारी जेब में फोन की शक्ल में बैठा है। और ये दुश्मन बहुत चालाक है। इसके पीछे का मनोविज्ञान समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारा दिमाग लाखों सालों के विकास का नतीजा है। सही। इसका मूल काम हमें जिंदा रखना है, और इसके लिए ये हमेशा आसान और आरामदायक रास्ते खोजता है। मेहनत करना, किसी मुश्किल काम पर टिके रहना, इसमें ऊर्जा खर्च होती है जो दिमाग को पसंद नहीं। और यहीं पर वो डोपामाइन ट्रैप वाली बात आती है। सही कहा। बिल्कुल। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसे फील गुड केमिकल भी कहते हैं। जब हम कोई आसान और तुरंत संतुष्टि देने वाला काम करते हैं, जिसे सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करना या किसी की फोटो लाइक करना, तो हमारे दिमाग में डोपामाइन की एक छोटी सी लहर उठती है। हमें अच्छा लगता है। हाँ, एक किक मिलती है। हाँ, लेकिन समस्या ये है कि दिमाग को इसकी लत लग जाती है। वो उस आसान खुशी को बार बार चाहता है। अरे ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे टिकटॉक का एल्गोरिथम काम करता है। एक वीडियो खत्म होता नहीं कि दूसरा उससे भी ज्यादा मजेदार वीडियो सामने आ जाता है। अब बाहर निकल ही नहीं पाते। एकदम सही उदाहरण। ये डिजाइन ही इसीलिए किया गया है। मुश्किल काम जैसे कोई रिपोर्ट लिखना या पढ़ाई करना, उससे डोपामाइन धीरे धीरे और बहुत मेहनत के बाद मिलता है, जबकि फोन स्क्रॉल करने से तुरंत। तो दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है और हम उस जाल में फंस जाते हैं। किताब कहती है कि इस जाल से निकलने का पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को रंगे हाथों पकड़ना, ये जानना कि आपका समय और ऊर्जा आखिर जा कहाँ रही है। और मुझे लगता है ये सिर्फ काम पे असर नहीं डालता, ये हमारे रिश्तों को भी खोखला कर रहा है।
कितनी बार ऐसा होता है कि हम डिनर टेबल पर परिवार के साथ बैठे हैं पर असल में हम वहां हैं ही नहीं। बिल्कुल। हमारा आधा ध्यान फोन पर है, हम उन पलों को जी नहीं रहे, बस गुजार रहे हैं। ये बहुत बहुत गहरी बात है। डिस्ट्रैक्शन हमें सिर्फ काम में पीछे नहीं करता, ये हमें अकेला भी कर देता है। हम शारीरिक रूप से मौजूद होते हुए भी मानसिक और भावनात्मक रूप से गैर हाजिर रहते हैं। और इसका समाधान है गहरे काम यानी डीप वर्क में उतरना। जब दिमाग किसी एक काम में पूरी तरह डूब जाता है तो इन छोटी मोटी चीजों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। ये जो डिस्ट्रैक्शन का मनोविज्ञान है, ये सीधे तौर पर हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से जुड़ा है। किताब में दिमाग की तुलना एक घने जंगल से की गई है जिसमें अनगिनत पगडंडियां हैं। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, ये एक बेहतरीन एनालॉजी है। सोचिए, उस जंगल में हर रास्ता एक विचार है, एक आदत या एक भावना। जब आप पहली बार कोई नया काम सीखते हैं तो आप जंगल में एक नई पगडंडी बना रहे होते हैं, झाड़ियां हटाते हुए। हाँ, झाड़ियां हटाते हुए। बहुत मेहनत लगती है, लेकिन जब आप उसी काम को बार बार करते हैं तो वो पगडंडी धीरे धीरे एक चौड़े साफ रास्ते में बदल जाती है। फिर उस पर चलना आसान हो जाता है। यही आदत बनने का विज्ञान है। और फोकस का मतलब है जानबूझकर एक ही रास्ते पर बार बार चलना ताकि वो रास्ता स्थायी बन जाए। बिल्कुल। और यहीं पर वो फ्लो स्टेट वाली जादुई चीज होती है, जब हम किसी काम में इतने खो जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। मैं ये अनुभव करना चाहता हूँ। ऐसा लगता है जैसे कोई सुपर पावर मिल गई हो। ये वाकई एक अद्भुत अनुभव है। वैज्ञानिक भाषा में ये वो अवस्था है जब आपका दिमाग पूरी तरह से एक ही दिशा में काम कर रहा होता है। आपकी सारी मानसिक ऊर्जा एक ही जगह लग रही होती है। लेकिन यहाँ एक चुनौती है। किताब दो तरह के ध्यान की बात करती है। एक है सक्रिय ध्यान यानी एक्टिव फोकस, जब हम जबरदस्ती अपनी इच्छा शक्ति से किसी काम पर ध्यान लगाते हैं। और दूसरा है स्वचालित ध्यान यानी ऑटोमेटिक फोकस, जब हमारा दिमाग बिना किसी कोशिश के अपने आप चीजों की तरफ भटकने लगता है, जैसे कोई आवाज सुनकर उधर देखना। और हमारा दिमाग आलसी है तो वो हमेशा स्वचालित ध्यान की तरफ भागता है। ठीक समझे, क्योंकि इसमें ऊर्जा नहीं लगती और तुरंत डोपामाइन मिलने की संभावना होती है। सक्रिय ध्यान में मेहनत है, अनुशासन है, इसीलिए फ्लो स्टेट तक पहुंचना एक कला है जिसे साधना पड़ता है। अच्छा, और इसका एक शॉर्टकट भी है, मकसद। जब किसी काम में आपका जुनून और एक गहरा मकसद जुड़ा होता है तो दिमाग को उस पर टिके रहने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती, वो स्वाभाविक रूप से उस पर टिक जाता है। इसीलिए किताब कहती है कि ध्यान हमारी ऊर्जा का सबसे कीमती हिस्सा है, इसे यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब एक ऐसी चीज पर आते हैं जिससे मैंने हमेशा अपनी ताकत समझा है, मल्टीटास्किंग। हाँ, ये सबका पसंदीदा टॉपिक है। एक ही समय पर ईमेल का जवाब देना, फोन पर बात करना और साथ में कुछ और भी सोचना। मुझे लगता था कि मैं बहुत प्रोडक्टिव हूँ, लेकिन किताब कहती है कि यह सबसे बड़ा मिथक है। ये सुनकर कई लोगों को झटका लगता है। असल में हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। वो एक समय में सिर्फ एक ही चीज पर ठीक से ध्यान दे सकता है। जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं वो असल में टास्क स्विचिंग है, यानी एक काम से दूसरे काम पर बहुत तेजी से कूदना। तो इसमें नुकसान क्या है? काम तो हो ही रहा है। नुकसान बहुत बड़ा है। इसके पीछे का विज्ञान अटेंशन रेसिड्यू कहलाता है। जब आप एक काम से, मान लीजिए ईमेल से, दूसरे काम यानी आपकी रिपोर्ट पर स्विच करते हैं तो आपका ध्यान पूरी तरह से ईमेल से हटता नहीं है। उसका कुछ हिस्सा, कुछ अवशेष आपके दिमाग में चिपका रह जाता है। मतलब, अरे उस ईमेल का जवाब ऐसे देना चाहिए था, या उसने ऐसा क्यों लिखा, ऐसे विचार चलते रहते हैं। बिल्कुल। कमाल है। तो इसका मतलब जब मैं वापस अपनी रिपोर्ट पे आता हूँ, मेरा दिमाग असल में पूरी तरह वापस आता ही नहीं है। बिल्कुल। उसका 10-20% हिस्सा अभी भी ईमेल के बारे में सोच रहा होता है। बाप रे। और हर बार जब आप स्विच करते हैं तो आप अपनी थोड़ी सी मानसिक ऊर्जा और फोकस खो देते हैं। नतीजा, आप किसी भी काम को अपनी 100% क्षमता से नहीं कर पाते। काम की क्वालिटी गिरती है, गलतियां ज्यादा होती हैं और दिन के अंत में आप पूरी तरह निचोड़ा हुआ और थका हुआ महसूस करते हैं। जबकि शायद आपने कोई बड़ा काम पूरा भी नहीं किया होता। ये तो बिल्कुल सही बात है। हाँ। तो उपाय है सिंगल टास्किंग, एक समय में एक काम। किताब में एक पिता और बेटे की कहानी है, वो यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठती है। हाँ, वो बहुत ही भावुक कहानी है। एक पिता जो हमेशा काम में व्यस्त रहते थे, फोन और लैपटॉप में उलझे हुए। उनका बेटा हमेशा शिकायत करता कि वो उसके साथ होते हुए भी उसके साथ नहीं होते। एक दिन पिता ने फैसला किया। उन्होंने एक पूरा दिन अपना फोन बंद करके सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे को दिया। पार्क गए, खेला, बातें की
उस दिन शाम को उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अपने बेटे को वाकई में देखा और सुना था, शायद महीनों बाद। वाह। उस एक दिन की सिंगल टास्किंग ने उनके रिश्ते में जो गहराई और मजबूती भर दी, वो अनमोल थी। ये सिर्फ काम के लिए नहीं, हमारे रिश्तों के लिए भी उतना ही जरूरी है। ठीक है, समस्या समझ ली, मिथक भी टूट गया। अब समाधान की बात करते हैं। किताब में माइंडफुलनेस का जिक्र एक बहुत शक्तिशाली टूल की तरह किया गया है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो जब भी कोई माइंडफुलनेस की बात करता है तो मुझे लगता है कि बस आंखें बंद करके सांसें गिननी होंगी। क्या ये वाकई इतना असरदार है? ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। माइंडफुलनेस सिर्फ सांसों पर ध्यान देना नहीं है, ये अपने दिमाग को वर्तमान में जीने के लिए ट्रेन करने का तरीका है। अच्छा। हमारा दिमाग या तो अतीत में भटकता है या भविष्य की चिंता करता है। माइंडफुलनेस उसे खींचकर अभी यहाँ ले आती है। किताब में कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तकनीकें हैं। पहली, जैसा आपने कहा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जब भी ध्यान भटके या तनाव महसूस हो, बस एक पल रुककर 3 गहरी सांसें लें। ये आपके नर्वस सिस्टम को तुरंत एक सिग्नल भेजता है कि सब ठीक है। ये तो आसान लगता है, इसे तो कहीं भी किया जा सकता है। बिल्कुल। दूसरी तकनीक है सेंस अवेयरनेस, यानी अपनी इंद्रियों के प्रति जागरूक होना। जैसे अभी आप जहां बैठे हैं, एक पल के लिए अपनी कुर्सी का स्पर्श महसूस कीजिए, अपने पैरों के नीचे जमीन का एहसास कीजिए। ऐसा करने से दिमाग व्यर्थ के विचारों के जाल से बाहर निकल आता है। और तीसरी, जो मुझे सबसे शक्तिशाली लगती है, वो है जजमेंट फ्री थिंकिंग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अपने विचारों को देखना, लेकिन उन पर कोई लेबल नहीं लगाना, अच्छा, बुरा, सही, गलत। मान लीजिए आपके मन में विचार आया, मैं इस काम में अच्छा नहीं हूं। आमतौर पर हम इस विचार से लड़ने लगते हैं। जजमेंट फ्री थिंकिंग कहती है, अच्छा, मेरे मन में ये विचार आया है, बस उसे एक बादल की तरह आने और जाने दो। जब हम अपने विचारों से इस तरह दूरी बना लेते हैं तो वो हम पर हावी नहीं हो पाते। बिल्कुल। माइंडफुलनेस हमारी सोचने समझने की शक्ति को मजबूत करती है, जिससे ध्यान लगाना आसान हो जाता है। अब आज के सबसे बड़े चैलेंज पर आते हैं, डिजिटल युग। ऐसा लगता है कि हम एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसे जीतना नामुमकिन है। हमारा ध्यान एक प्रोडक्ट बन गया है जिसे बड़ी बड़ी कंपनियां हर सेकंड अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही हैं। सही बात है। हर नोटिफिकेशन, हर लाइक, हर कमेंट, ये सब हमें अपनी असल जिंदगी से दूर खींचने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो करें क्या? और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि किताब का समाधान तकनीक को पूरी तरह छोड़ देना नहीं है, क्योंकि वो आज के दौर में संभव भी नहीं है। समाधान है तकनीक का मालिक बनना, उसका गुलाम नहीं। इसके लिए डिजिटल डिटॉक्स का विचार दिया गया है। जैसे सुबह उठने के बाद पहला 1 घंटा और रात को सोने से पहले का 1 घंटा नो स्क्रीन जोन बनाना। ये छोटा सा बदलाव आपके दिन की शुरुआत और अंत को शांत और केंद्रित बना सकता है। और इसे लक्ष्य निर्धारण से भी जोड़ा गया है। अक्सर हम एक साथ 10 लक्ष्य बना लेते हैं। जिम भी जाना है, नई भाषा भी सीखनी है, प्रमोशन भी चाहिए, और नतीजा ये होता है कि हम कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि बटा हुआ ध्यान किसी काम का नहीं होता। किताब कहती है स्पष्टता शक्ति है। अपने सैकड़ों लक्ष्यों में से उस एक लक्ष्य को पहचाने जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, और फिर उस बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे दैनिक कदमों में तोड़ लें। मंत्र है हर दिन बस 1 कदम। जब आपके सामने एक साफ रास्ता होता है कि आज मुझे बस ये एक काम करना है, तो भटकने की गुंजाइश कम हो जाती है। एक स्पष्ट लक्ष्य डिस्ट्रैक्शन के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। सही। और अब आते हैं उस अंतिम और शायद सबसे शक्तिशाली कॉन्सेप्ट पर, डीप वर्क यानी गहरी सोच। ये सुनने में बहुत भारी भरकम लगता है। इसका असल में क्या मतलब है? डीप वर्क वो अवस्था है जब आप किसी एक काम में अपनी पूरी मानसिक क्षमता झोंक देते हैं। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई मल्टीटास्किंग नहीं, बस आप और आपका काम। ये वो अवस्था है जहां आप वाकई में कुछ नया रचते हैं, मुश्किल समस्याओं को सुलझाते हैं और अपने हुनर को निखारते हैं। लेकिन ये सुनने में जितना अच्छा लगता है, करने में उतना ही मुश्किल होगा। आज के ओपन ऑफिस कल्चर में या वर्क फ्रॉम होम में ये कैसे मुमकिन है? क्या इसके लिए हिमालय पर जाना पड़ेगा? नहीं, हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। डीप वर्क एक आदत है जिसे धीरे धीरे बनाना पड़ता है। किताब कुछ नियम बताती है। पहला, एक डीप वर्क का समय और जगह तय करें, भले ही वो दिन में सिर्फ 90 मिनट का एक ब्लॉक हो। अच्छा।
उस समय अपना फोन दूसरे कमरे में रख दें, सारे नोटिफिकेशंस बंद कर दें और लोगों को बता दें कि इस समय आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। उस समय को पवित्र माने। और दूसरा, धैर्य रखें। शुरू में आपका मन 10 बार भटकेगा, ये बिल्कुल सामान्य है। जब भी भटके उसे प्यार से वापस काम पर ले आएं। ये एक मांसपेशी की तरह है जिसे आप ट्रेनिंग दे रहे हैं। और मुझे लगता है इसका फायदा सिर्फ काम पूरा करने में नहीं है। जब हम कोई काम इतनी गहराई से करते हैं तो एक अलग ही तरह का आत्मविश्वास और संतुष्टि मिलती है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर मैं समेटूं तो ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे सफर पर निकले थे जहां हम अपने बिखरे हुए ध्यान से परेशान थे और अब हमारे हाथ में एक नक्शा है। हमें पता है कि ध्यान एक कला है जिसे साधना पड़ता है। डिस्ट्रैक्शन और डोपामीन एक जाल है जिसे हमें बचना है। मल्टीटास्किंग एक धोखा है और गहरी सोच यानी डीप वर्क वो मंजिल है जो हमें वाकई में सफलता और संतुष्टि दिला सकती है। आपने बहुत अच्छे से सार निकाला। हमने व्यक्तिगत स्तर पर ध्यान केंद्रित करने और गहरी सोच के लाभों पर चर्चा की, लेकिन अगर हम इससे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो आप क्या कहना चाहती हैं? मैं सोचने के लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। हम सब अपने अपने फोकस को लेकर परेशान हैं, लेकिन सोचिए जब एक पूरा का पूरा समाज गहरी सोच और लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने की क्षमता खो देता है तो उसकी सामूहिक कीमत क्या होती है। व्यक्तिगत उत्पादकता से परे हमारी ये लगातार बटी हुई चेतना हमारी संस्कृति पर, हमारे नवाचार पर और सबसे बढ़कर हमारे गहरे मानवीय रिश्तों पर क्या असर डाल रही है। क्या हम एक ऐसी पीढ़ी बना रहे हैं जो सब कुछ जानती है पर कुछ भी गहराई से महसूस नहीं कर पाती?